हेलो लर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी अग्रमा सिंह। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, उसका हम लोग ये पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो चलो इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो इंडियंस है उन्होंने कौन कौन से क्रॉप्स उगाते थे और इंडियन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल ऑफ थ्रिल सस्पेंस होने वाला है। जैसे तुम लोग एकदम सस्पेंस वाली मूवीज देखते हो ना, वैसे टाइप का होने वाला है। और कल मैंने तुम लोग को एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क था कि तुम लोग को मोहनजोदारो वाली मूवी देखनी है। तो मुझे बताओ किसने वो वाली मूवी देखी। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी होगी तो तुम्हें पूरा कंप्लीट विजुअलाइज हो गया होगा कि क्या क्या मोहनजोदारो में था, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, किस तरह से उस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ। उसमें एंड भी दिखाया गया है एक चीज में, उस मूवी में एंड भी दिखाया गया है। तो अगर तुम लोग ने देखी होगी तुम लोग को अच्छे से समझ जाएगा। अगर तुम लोग ने नहीं देखा तो आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करना मोहनजोदारो मूवी, जो कि ऋतिक रोशन की है। बहुत अच्छी मूवी, उसमें लाइक कंप्लीट हिस्ट्री तुम लोग को समझ जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जाकर प्लीज उसको देख लेना। और हम हर वीडियो में बोलते हैं कि मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पढ़ाने के बाद खुद से नोट्स रिवाइज कर लेना। नोट्स रिवाइज करने के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई बुक्स है या फिर एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना गूगल से, एनसीईआरटी की वेबसाइट से, सॉरी एनसीईआरटी की वेबसाइट से एनसीईआरटी की डाउनलोड कर लेना, उसको रीड कर लेना, या फिर तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक चलती है उसको पढ़ लेना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पैराग्राफ तुम लोग पढ़ लेना। भले तुम्हारे शायद बुक्स में चैप्टर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट कंटेंट हमेशा सेम रहेगा। तो प्लीज उसको पढ़ लेना, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा है। चलो अब बिना फालतू की बकर बकर के अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर द हड़प्पन डाइट एंड लाइफस्टाइल, मतलब व्हाट डिड हड़प्पन्स ईट। हड़प्पन लोग क्या खाते थे? दे ग्रू They grew grains like barley and wheat, also some types of millets. वो लोग क्या ग्रो करते थे? वो लोग व्हीट, बार्ले और कुछ मिलेट्स ग्रो करते थे। वो लोग ग्रो करते थे जैसे कि हमने पढ़ा था पहले चैप्टर्स में कि कैसे हंटर गैदरर्स से विलेजर्स में लोग कन्वर्ट हो गए थे। तो जो हमारी हड़प्पन्स थे वो लोग ग्रो करते थे बार्ले, व्हीट और कुछ टाइप्स के मिलेट्स ग्रो करते थे। वो लोग राइस ग्रो करते थे, पल्सेस भी ग्रो करते थे और वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे। और जो हमारे हड़प्पन्स थे वो पूरे यूरेशिया में पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को ग्रो करा, और कॉटन से वो लोग वीव करके कॉटन को बुनाई करके वो लोग कपड़े बनाते हैं। उन कपड़ों को वो लोग पहनते थे। उन लोगों ने बहुत तरह के अलग अलग फार्मिंग टूल्स बनाया, जैसे कि प्लो। ये फार्मिंग टूल्स आज भी कंटिन्यू होते आ रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना, एक फार्मिंग टू एक प्लो दिया होगा, वो अलग तरह का प्लो है, बट तुम लोग देखोगे काफी ज्यादा सिमिलर है वो प्रेजेंट देखिए प्लो से। तो सिमिलरली उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के फार्मिंग टूल्स बनाए थे जो आज तक चलते आ रहे हैं, बस वो थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाई और ज्यादा डिफाइन हो गए हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरह के फार्मिंग टूल बना रहे थे और वो एनिमल्स को पालते, डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर मीट कंजप्शन। ऑल्सो उन्होंने मछलियां पाली थी। दे फिश्ड, मतलब मछलियां पालते थे, रिवर्स में भी मछलियां पालते थे, समुद्र में भी मछलियां पालते थे। ऐसे हमें कैसे पता चला? हमें पता चला उनकी जो साइट पे जहाँ वो लोग रहते थे वहां पे बोन्स के रिमेन्स मिले, तो इससे हमें पता चला कि वो एनिमल्स भी पालते थे और वो मछलियां भी पालते थे। अब हम देखते हैं वहां पे जो पॉट्स मिले थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पे जो पॉट्स मिले थे, उन पॉट्स में क्या क्या चीजें मिली। उन पॉट्स में सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स मिले, या डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध वगैरह, ये सब मीट वगैरह, ये सब वो लोग ऑब्वियसली वो सब खाते थे। बट इसके अलावा ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जैसे कि टर्मरिक, जिंजर और बनाने, यानी कि वो लोग फ्रूट्स भी खाते थे और वो लोग स्पाइसेस का भी यूज करते थे, या टर्मरिक, जिंजर ऐसे सब ऐसे चीजों का भी यूज करते थे। इसका मतलब वो लोग एकदम, उनका जो डाइट था वो अलग था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी चीजें ग्रो नहीं हो पाती थी। बट फिर भी वो लोग एक टर्मरिक, जिंजर, बनाना, ये सब चीजें खाते थे, इन सब चीजों का यूज करते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेड पे। अब ब्रिस्क ट्रेड, जो ट्रेड करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स ट्रेड करते थे, हमने पढ़ा था ट्रेड दो तरह के थे, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो दोनों तरह की ट्रेड करते थे, वो इंटरनल ट्रेड भी करते थे, वो एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। इंटरनल मतलब आपस में ही अपने सिटीज से ट्रेड करते, जैसे मोहनजोदारो से हड़प्पा में कोई सामान ले गया, हड़प्पा से लोथल में, लोथल से कालीबंगा, ऐसे वो इंटरनल ट्रेड हो गई। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जैसे इंडियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जाकर ट्रेड कर रहा है, तो वो हो जाती है हमारी एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब हाँ,
दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर्स, गोल्ड। एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से बाहर भेजना, इम्पोर्ट मतलब बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ सामान। जैसे जब तुम इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे जब हम कुछ अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो उसको अपलोड कहते हैं, इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको डाउनलोड कहते हैं। सेम तरह से सेम होता है, अपनी तरफ से हम कोई गुड्स भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, उनकी तरफ से कोई गुड्स हम लोग लेते हैं तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, गोल्ड, कॉटन, सम फूड आइटम्स एंड ऑल्सो सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। ये सब चीजें वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। जो मतलब, और उस टाइम का जो मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट था, ये देखो ये जो मैंने नोट्स बनाए बहुत प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है। तुम लोग अगर एग्जाम आने वाले, तुम लोग अगर एग्जाम टाइम पे देख रहे हो तो बहुत सही टाइम पे तुम लोग देख रहे हो, तुम्हें बस ये नोट्स उठाकर रिवाइज करना है। ये डिट्टो लाइन तुम्हें याद कर लेनी है, एग्जाम में जाके लाइन लिख दोगे, इसको अंडरलाइन कर दोगे, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे स्कूल में वो रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम चलता है तो आई एम सॉरी गाइस, आई कांट डू एनीथिंग इन दैट। बट हाँ, अगर तुम्हारे टीचर्स सपोर्ट करते हैं कि भाई अपनी तरफ से आंसर बना कर लिखना चाहिए, तो तुम डेफिनेटली ये सब कर सकते हो। और ये सब चीजें तुम अभी से करोगे, तुम्हारे 10th में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद होगी। 10th 12th में आगे चल के तुम्हें कोई ऐसा एग्जाम में जिसमें आंसर राइटिंग जरूरी है, तो अगर तुम अभी से आंसर राइटिंग इंप्रूव करोगे, आज जाके बहुत 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 ज्यादा हेल्प होने वाली है तुम लोगों की। ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स। मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट कौन सा था? मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट है बीड ऑफ क्रिनेलियन। बीड ऑफ क्रिनेलियन जो कि एक रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, जो गुजरात में पाया जाता है। रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन जो गुजरात में पाया जाता है, ये मोस्ट फेवर्ड बीड, मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट था। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट है। दे ऑल्सो वर्क, जो हमारे हड़प्पन्स थे, हड़प्पन्स ऑल्सो वर्क ऑन कॉन्च शेल्स इनटू ब्यूटीफुल बैंगल्स। मतलब वो जो कॉन्च शेल्स होती हैं उनको वो लोग बैंगल्स में कन्वर्ट करते थे। इसका मतलब वो लोग बैंगल्स भी, जो हड़प्पन लोग थे वो बैंगल्स भी पहनते थे। और जो एशियन टाइम था, एशियन टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि ऑर्नामेंट्स केवल वुमेन्स पहनेंगी, मेंस नहीं पहनेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बोथ मेन एंड वुमेन वेयर ऑर्नामेंट्स। दोनों मेन और वुमेन ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कान की बालियां और हाथों में कड़ी या फिर कंगन और हार, ये दोनों लोग पहनते थे। वुमेन को ऐसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं थी जिससे सिर्फ वुमेन से पहन कुछ नहीं था, दोनों लोग पहनते थे। फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब पहली इतनी हैवी मैरीटाइम एक्टिविटी हो रही थी। अगर पता है कि हमारी इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन है तो डेफिनेटली भाई फर्स्ट मैरीटाइम एक्टिविटी होगी हमारी इंडिया की। जो हमारा लोथल है, लोथल जो कि गुजरात में है। गुजरात हम सबको पता है, गुजरात कौन सा है, ये वाला जो है, ये वाला हमारा गुजरात है। जैसे तुम लोग देख सकते हो समुद्र की तट पर है, समुद्र मतलब कोस्ट लाइन पे है, तो यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छे से हो जाता है, यहाँ पे बहुत आराम से ट्रेड कर सकते थे लोग। इसी वजह से यहाँ पे एक गुजरात में, ये क्या हो गया, ओके आ जाओ। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ये एंसेस्टर्स जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये हमारी पहली सिविलाइजेशन थी। इसी वजह से ये पहली बार इतना कुछ इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी हो रही थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि हम फर्स्ट सिविलाइजेशन थी और ये पहली बार इतनी इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी हो रही थी। हम सबको पता है ये, अगर मतलब ज्यादातर वो लोग शिप्स और लैंड रूट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो तो भाई बन जा। तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स ज्यादातर मतलब पोर्ट्स बना के रखते होंगे, डेफिनेटली वो लोग पोर्ट्स बना के रखते होंगे। तो जो हमारा गुजरात वाला एरिया था, जो कि अरेबियन सी के साइड था, अरेबियन सी के साइड, और यहाँ पे रिवर भी बहती थी, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिटीज है जहाँ पे अलग अलग तरह के पोर्ट्स हैं। तो इन सिटीज में से एक सिटी है लोथल। लोथल सिटी है, लोथल सिटी बहुत बड़ा बेसिन, लोथल सिटी में बहुत बड़ा बेसिन यानी कि बहुत बड़ा पोर्ट है 217 मीटर लंबा और 36 मीटर विड्थ में। वो पोर्ट या फिर डॉकयार्ड है जो कि 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इतना बड़ा पोर्ट है लोथल में, काहे के लिए था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मतलब ट्रेड के लिए ये पोर्ट था। अब हम देखते हैं सील्स के बारे में। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा चालाक थे, बहुत ज्यादा दिमाग था, बहुत हाई लेवल का आईक्यू था। इतना लेवल का आईक्यू तो आज के हमारे जो लीडर्स है उनके अंदर भी नहीं, इतना हाई लेवल का आईक्यू था उनके अंदर। मतलब तुम समझ रहे हो उस टाइम पे इस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करना, जैसे कि इजिप्शियंस ने जो बनाए थे पिरामिड, वो अलग ही अपने आप में एक अलग ही मिस्ट्री की भाई इतनी भारी चीजें, इतने बड़े पत्थर कैसे बनाए उन लोगों ने। तो सेम ये भी हमारे हड़प्पन, हमारे इंडियंस में कुछ कम नहीं है, बहुत ग्रेट थे लोग। ठीक है,
ये लोग क्या करते थे, तो लोग सील बनाते थे कि भाई ये हमारी जगह की, जैसे हम लोग आज स्टैंप लगा रहे हैं ना, तुम्हारे स्कूल की खुद की एक स्टैंप होगी, गवर्नमेंट की एक स्टैंप होती है, आरबीआई की स्टैंप होती है, तो वैसे ही इन लोग के टाइम पे सील चलती थी। और उन सील पे एनिमल्स बनाए जाते थे, एनिमल्स बनाए जाते थे। उन अलग अलग तरह के एनिमल्स है, तुम बुक में देखना जरा एक बार ये सील्स के बारे में, तो सील्स पे अलग अलग एनिमल्स बने हुए दिखेंगे तुम्हें। ये जो सील्स थी, सील्स सेटाइट स्टोन से बनाते थे, सेटाइट स्टोन से बनाते, जो कि सॉफ्ट स्टोन था, बट हीट करने के बाद एक परमानेंट शेप ले लेता। और ये सील क्या करते थे, लोग सील को उल्टा बना देते, ऑब्वियसली भाई सील को उल्टा ही बनाएंगे, तो सील को मतलब जो भी लोग प्रोडक्ट भेजते थे, उस प्रोडक्ट के ऊपर ये थोपले या फिर मड लगा देते थे, और उस पर सील से स्टाम्प लगा देते थे, और इससे पता चल जाता था कि भाई ये चीज हमारे यहाँ की है। और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वो इंडियन सील, बहुत सारी इंडियन सील्स अलग अलग जगह पे मिली है। उन लोग को मेसोपोटामिया में इंडियन सील्स मिले, इजिप्ट में इंडियन सील्स मिले, इससे पता चलता है कि कितने हाई लेवल का ये लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे उस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें जो एकदम वाओ, एकदम ऐसी वाली चीजें जो हमारे एंसेस्टर्स ने करी हैं, वो देखते हैं। द लाइव्स ऑफ एशियंस आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स। सबसे पहले डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स, उसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये एक मिरर है। मिरर, हाँ भाई मिरर जैसे लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत साल पहले का ये हमारा, तो ये थोड़ा सा इरोड हो चुका है, करोज हो चुका है। तो ये एक मिरर है हमारा, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, और एक मटका है जो कि धोलावीरा में मिला था, टेराकोटा पॉट। और हम देखते हैं ये हमारे पास है वेट स्टोन्स, मतलब इनसे वजन करते थे कि इतना इतना सामान, मतलब उनके पास वजन की भी समझ थी, उनके पास मैथमेटिक्स की भी समझ थी, आर्कियोलॉजी के साथ नहीं, आर्किटेक्ट के साथ मैथमेटिक्स में उन लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ये हमारे वेटिंग स्टोन्स है, और ये है हमारा एक ब्रॉन्ज चिसल, और ये दोनों चीजें धोलावीरा से है। फिर हम देखते हैं ये, इससे हमें पता चलता है कि वो लोग गेम्स भी खेलते थे, मतलब बोर नहीं होते रहते थे, पूरा दिन बैठ के गेम्स भी खेलते थे। एक काइंड ऑफ चेस या शतरंज जैसे लग रहा है ना, चेस जैसे लग रहा है मुझे तो ये गेम खेलते थे। और ये एक विसल है, ये दोनों चीजें भी हमें पाई, हड़प्पन ने डिजाइन करी थी दोनों चीजें। और वो ऐसे बहुत सारी चीजें डिजाइन करी थी उन लोगों ने, वो चीजें बहुत लोगों के लिए, बड़ों के लिए भी थी, बच्चों के लिए भी थी, ऐसी बहुत सारी चीजें हड़प्पन से डिजाइन करी है। और हाँ, ये रही वो मूर्ति, ये वो यहाँ पे देखो, ये जो है, आए, आए, एक मिनट, ये जो है ये हमारे चीफ्टियन है। ये कौन है, हमारे फिगर इज कॉल्ड द प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग वो लोग, प्रीस्ट का मतलब तो सबको पता है, राजा का मतलब ये सबको पता है। तो यहाँ पे वी नो दिस ऑल दो इट इज नॉट नोन, कि हमें देखो, हम ये इसके कपड़े प्रीस्ट जैसे लग रहे हैं, तो हमने बस आइडिया लगाया कि प्रीस्ट किंग, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई ये इंसान कौन है, कैसा इंसान है। आगे जाकर हमारे फ्यूचर में हिस्ट्री के बारे में पता लगाना बहुत आसान होगा, क्योंकि आजकल हर इंसान खुद का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। तो अगर जो हमारी आगे वाली जनरेशन, मान लो किसी कारणवश हमारी जनरेशन चली गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और आगे वाली कोई जनरेशन आई आगे, वो हमारे जनरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेगी, तो आसानी से जान जाएगी। न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें जिससे वो जांच सकते हैं। बट क्योंकि उस टाइम पे भले उनके पास टेक्नोलॉजी है, बट वो टेक्नोलॉजी शायद से हमें नहीं पता है, या फिर अभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन पे रिसर्च चल रही है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई ये इंसान कौन है, ऐसा क्या महान ने कार्य करा है इस इंसान है जो इस इंसान की मूर्ति बनाई गई है, हमें नहीं पता है। बट हमें बस इतना पता है कि एक प्रीस्ट किंग है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे जो देख रहे हो, ये है एक सील, तुम यहाँ पे समझ रहे होगे, ये स्वास्तिक का साइन है, स्वास्तिक का साइन है। ये उल्टा क्यों बना है, क्योंकि भाई सील को मिरर इमेज तुमने पढ़ा है, मिरर इमेज, तो ऐसे सील को ऐसा करेंगे तो एकदम सीधा स्वास्तिक बन जाएगा। ये स्वास्तिक है, सील विद स्वास्तिक ऑन इट। और ये हमारा क्या है, ये है थ्री फेस्ड डीटी सीटेड ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। थ्री फेस्ड डीटी मतलब भगवान के भी वो लोग सील्स वगैरह बनाते थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे बैंगल्स, जिन बैंगल्स के बारे में हमने ऊपर बात करा था, जो कि शेल से बैंगल बना रहे थे, तो यहाँ पे मैडम जी ने बैंगल पहनी हुई है। और ये मेन कल्चर आज हम भी देख सकते हैं, गुजरात राजस्थान में वो लोग यहाँ पर बैंगल्स पहनते थे, बाजू में बैंगल पहनते हैं, हाथ में बैंगल्स पहनते हैं। तो मतलब वो ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है, बट वो थोड़ा सा इनहांस हो चुका है, थोड़ा सा अपनी तरह से लोगों ने उसको ढाल लिया है। ठीक है, अब हम, और ये है एक मूर्ति जो कि नमस्ते कर रही है, नमस्ते वाला साइन दे रही है। और ये है एक पॉट जो कि एक पॉट है जो कि लोथल में मिला है। और ये पॉट हमें थर्स्टी क्रो की स्टोरी बता रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये हमें थर्स्टी क्रो की कहानी बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
और अब हम आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के एंड पे। इस चैप्टर के साथ साथ ही हमारी जो अमेजिंग सी सिविलाइजेशन है, एकदम वाव वाली सिविलाइजेशन है, ऐसे माइंड ब्लोइंग जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का अब एंड होता है तो थोड़ा सा दुखी हो जाते तुम लोग, क्योंकि उस सिविलाइजेशन का एंड होने वाला है। इतनी अमेजिंग सिविलाइजेशन फाइनली, इतनी खुशी से क्यों करें, मतलब इतनी अमेजिंग सिविलाइजेशन एंड होने जा रही है। जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पन्स भाई, हड़प्पन्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग विद कॉपर। कॉपर क्या करते थे, कॉपर वो लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब बाहर से कॉपर मंगवाते थे। उन्होंने कॉपर को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करा है। वो लोग कॉपर से क्या करते थे, कॉपर से वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे। कॉपर को टिन से मिलाकर वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे। ब्रॉन्ज से वो लोग क्या बनाते, टूल्स और पॉट्स और पैंस बनाते थे ब्रॉन्ज से। अब हम देखते हैं एंड और अ न्यू बिगनिंग। ये एक एंड है या फिर एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि एक कोट हुआ है, शिव जी का अंत असली प्रारंभ, मतलब अंत ही शुरुआत है। तो जब एक चीज खत्म होती है ना, तभी तो नई चीज शुरू होती है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जैसे अभी मेरा क्लास 10 खत्म हुआ है तो आई वॉज वेरी सैड, क्योंकि मुझे मेरा स्कूल चेंज करना है क्लास 11th के लिए। तो आई वॉज वेरी सैड कि भाई हमें तो स्कूल से जा रहे हैं। मुझे स्कूल से जाने का कोई दुख नहीं है, मेरे दुख था कि हम दोस्तों से अलग हो रहे हैं, मेरे क्लासमेट इतने अच्छे अच्छे हैं। अच्छे तो वैसे कोई है नहीं, पर जाते तो थोड़ा सा दुख थोड़ा सा प्यार आता है लोग के ऊपर। तो इतने अच्छे दोस्त हैं, इनको छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। बट नाउ आई रियलाइज, आई हैव रेड द कोट, अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज द न्यू बिगनिंग। तो कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ शुरू होगा। अगर कुछ खत्म ही नहीं होगा, वो चीज चलती रहेगी तो नई चीज कैसे शुरू होगी। तभी यहाँ पर लिखा गया द एंड और अ न्यू बिगनिंग। तो मतलब हमारी जो सभ्यता है उसका एंड हो रहा है। अब इसके बाद और भी ज्यादा अमेजिंग, और भी ज्यादा वाव सिविलाइजेशन आएगी। ठीक है, देखो, अराउंड 19,000 BCE, अराउंड 19,000 BC, ओह अराउंड 1900 BC, 1900 BC, सॉरी मैंने ये गलत है। अराउंड 1900 BC सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बिगन टू फॉलो पार्ट, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी खत्म होने लगी थी कब, 1900 BC के दौरान। और जब ये खत्म हो रही थी तो लोग जो है, लोग वापस से अपनी रूरल लाइफ में जा रहे थे। सिटी लाइफ छोड़ के वो लोग वापस से रूरल लाइफ में जा रहे थे, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा चीजें हो गई, कुछ ऐसी क्लैमिटीज आ गई, कुछ ऐसा हो गया हो जो लोग सिटी में और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, सिटी में और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो वापस से रूरल लाइफ पे चले गए, फार्मिंग एग्रीकल्चर ये सब चीजें करने लगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ये जो हमारी इतनी वाव अमेजिंग सिविलाइजेशन है एंड कैसे हुई। तो इसके 3 कॉजेज दे। पहला कॉज है क्लाइमेट चेंज, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी हुई। दूसरी चीज हमारी सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर का सूखना, सरस्वती रिवर का सूखना। एक और रीजन है जो मोहनजोदारो मूवी में था, वो था फ्लड, यानी कि वहां के ड्रेन सिस्टम खराब हो गए और बहुत ज्यादा बारिश हुई, इसी वजह से पूरे में फ्लड आ गया और उन लोगों को वो सिलेक्शन छोड़ के जाना पड़ा। तो तीसरे जो लोग हमारी एनसीईआरटी में रीजन है, ये रीजन मैंने अपनी तरफ से तुम लोगों को बताया, ये रीजन है भाई, ये रीजन है, ऐसा नहीं कि मैंने मन गलत रीजन बनाया, नहीं, ये एक रीजन है, बट हमारी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। तो तुम लोग इसमें मत लिख कर आना, अगर तुम लोग लेकर आ जाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा रीजन है वॉरफेयर, बट वॉरफेयर को हम लोग सही नहीं मानते, क्योंकि वॉरफेयर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे हड़प्पन उनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो लड़ाई करें, या फिर कोई आसपास कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी नहीं थी कि भाई हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुम्हारी सिविलाइजेशन को हड़प लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वॉरफेयर वाली चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, बाकी ऊपर वाले दो हम मान सकते हैं, क्लाइमेट चेंज और सरस्वती रिवर का सूखना। अब हम आते हैं कल्चरल एंड टेक सर्वाइव। द सिटीज डिसअपियर्ड बट मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव। जो सिटी है, सिटी डिसअपियर हो गई, पर कल्चर और टेक्नोलॉजी रह गई। जैसे हम इंसान एक ना एक दिन मर जाएंगे, इट डेफिनेटली इट इज अ रियलिटी कि हर इंसान एक ना एक दिन मर जाएगा, बट कुछ रह जाएगा। तो उस इंसान की सोच, उस इंसान ने अपनी दुनिया में जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करी है वो रह जाएगी, उस इंसान ने कोई इन्वेंशन करा है वो रह जाएगा, दूसरों की जो मदद करी है तो दूसरों के मन में उसके लिए वो एक इमेज वो रह जाएगी, इंसान चला जाएगा। तो वे सेम इसी तरह से हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन चली गई, बट वो अपना कल्चर और टेक्नोलॉजी छोड़ के गई है, जो हम आज भी यूज करते हैं, बट वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है, बट हम उसको आज भी यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन को पास हो चुका है। तो हम देखोगे तो आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला बैंगल्स का यूज करते हैं, ट्रेड हम आज भी बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, और जो लोगों ने ब्रॉन्ज बनाया था उन ब्रॉन्ज का भी हम लोग आज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और यही तो हमारा अमेजिंग सा प्यारा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारा प्यारा सा अमेजिंग सा चैप्टर, एंड हमारा चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन हम तुम लोग से कह रहे हैं, तुम लोग नोट्स रिवाइज कर लेना, जाके मोहनजोदारो मूवी नहीं देखी तो मोहनजोदारो मूवी देख लेना, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाबा, लव यू ऑल। अगर तुम लोग
वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, लव यू, बाय।